गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 6 6A गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम बचपन से जिज्ञासु रहे हैं। हमने बचपन में देखा है कि कई वस्तुओं को जब हम ऊपर उछालते हैं जमीनी सतह से आसमान की ओर, वो नीचे गिरता है तो हमें एक बल हम सोचते हैं कि वो वस्तु नीचे ही क्यों गिरे, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, इस टाइप से। और कभी कभी ये सोचते हैं कि जैसे कि पृथ्वी है ये, है ना, हम ऊपरी सतह पे हैं, अगर यहाँ पे आ गए तो हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिर जाते, ऐसा करके भी हम सोचते हैं। तो उसका रीजन क्या रहता है, गुरुत्वाकर्षण हमको पृथ्वी सतह पे खींच के उसकी सतह पे ही बनाए रखते हैं, उसका मेन रीजन वो रहता है। तो आज हम इस अध्याय में गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियमों के बारे में, ग्रहों और तारों के बारे में, गति या उन एक दूसरे पे किस प्रकार से बल लगाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका समझ लेते हैं। देखिए, बचपन से हम सुनते आए हैं अपने दादी या नाना के दादी दादा से या नानी नाना से, या फिर हमें खुद ऐसा लगता था कि पृथ्वी क्या स्थिर है, सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा उसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अर्थात हम भूकेंद्रीय सिद्धांत को मान के चलते थे, लेकिन ऐसा सत्य नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तब पता चला कि भूकेंद्रीय सिद्धांत जो गलत है। भूकेंद्रीय का मतलब है कि भूमि केंद्र पे है, बाकी सब चीजें ग्रह उपग्रह तारे सूर्य ये जो क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है एक यूनानी खगोली वैज्ञानिक टाल्बी जो थे, उन्होंने भी भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन आगे 1543 में निकोलस कोपरनिकस, ठीक है, सन 1543 में निकोलस कोपरनिकस इस वैज्ञानिक ने बताया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था सूर्य केंद्रित, ठीक है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सूर्य जो है केंद्र पर स्थित है और चारों तरफ उसके ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा जो है या अन्य जो भी छोटे मोटे खगोलीय पिंड, उल्कापिंड, वो सब जो है सूर्य कहाँ पे है, केंद्र पे है, और उसके चारों ओर जो है ग्रह तारे चक्कर लगाते हैं। और सभी ग्रह के लिए, सभी उपग्रहों के लिए या फिर खगोलीय पिंडों के लिए अलग अलग कक्षाएं होती, भिन्न भिन्न कक्षाएं होती हैं, जिसको बाद में एक खगोलीय वैज्ञानिक गैलीलियो ने उसका क्या अनुमोदन किया था। उनके जो सिद्धांत का अनुमोदन मतलब उनका सत्यापन क्या बोल सकते हैं, गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया, अनुमोदन, इन्होंने अनुमोदन किया। ठीक है, उसके बाद में हमारे सबसे भौतिक विज्ञान के सबसे पहले नंबर के, दूसरा नहीं बोलना चाहिए, पहले नंबर के जो वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। यह नियम उनको कब, मतलब उसके बारे में जब वो अध्ययन कब स्टार्ट किए, शुरू किए, जब वो एक दिन क्या थे, कॉलेज की जो अपना वो था कैंपस था पीछे साइड ग्राउंड, वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक फल जो गिर जाता है, ठीक है, सेब का फल। वो सोचते हैं कि ये फल जो है, जो कि सभी जो ग्रह या पिंड जो है एक दूसरे पे बल लगाते हैं, तो जो फल जो है वो पृथ्वी पे ही गिरा, चांद ने उसको क्यों नहीं खींचा। वहीं से जो है सेलेस्टियल जो फिजिक्स, खगोलीय विज्ञान का मतलब खगोलीय विज्ञान की खोज के प्रति जो है उसका जन्म हुआ, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित पहला जो है व्यंजक हमारे प्रश्न का, ग्रहों से संबंधित केपलर का नियम। ठीक है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे ग्रहों से संबंधित केपलर का नियम। पहला प्रश्न रहेगा ग्रहों से संबंधित केपलर का नियम। मतलब केपलर ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे। मतलब ग्रह किस प्रकार सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, तो उनके लिए परिभ्रमण काल क्या रहता है, उनकी त्रिज्या कैसी होती है, या फिर उनका द्रव्यमान एक दूसरे पे कैसा बल लगाते हैं, ये सब क्या है, ग्रहों से संबंधित केपलर का नियम। तो ग्रहों के संबंधित केपलर का जो है प्रथम नियम, ठीक है, ग्रहों की गति संबंधित प्रथम नियम ये बोलता है ग्रहों की गति संबंधित केपलर का जो प्रथम नियम, इसके अनुसार क्या है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों एक दीर्घवृत्तीय पथ में क्या करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, और उसका केंद्र या नाभिक में कौन होता है, सूर्य होता है।
ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रहों के संबंधित केपलर का प्रथम नियम, जिसे कक्षा का नियम भी कहते हैं। दीर्घवृत्तीय पथ जो होते हैं वृत्त का थोड़ा सा अलग होता है, या वृत्त का बड़ा भाई बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वृत्त से थोड़ा सा अलग रहेगा। दीर्घवृत्त में दो क्या होंगी, त्रिज्या होगी। एक वृत्त में खाली एक ही त्रिज्या होता है। इस प्रकार से एक वृत्त होता है जहाँ पे केंद्र के सापेक्ष परिधि की दूरी क्या रहता है, त्रिज्या, और सब जगह वो क्या रहता है, बराबर। लेकिन दीर्घवृत्त में दो त्रिज्या होती, एक छोटी त्रिज्या और एक बड़ी त्रिज्या। बड़ी त्रिज्या को ए से और छोटी त्रिज्या को बी से, या इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बी को बड़ी त्रिज्या और ए को छोटी त्रिज्या रख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस दीर्घवृत्त के फोकस पे एक सूर्य यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके सापेक्ष जो ग्रह जो होगा इस नियत कक्षी यहाँ पे, ये ग्रह के लिए क्या होगा, ये वाला पॉइंट इस परिपथ पे वो क्या करेगा, या इस दीर्घवृत्तीय पथ पे, ये जो क्या है दीर्घवृत्तीय पथ, ठीक है, उस पे वो परिभ्रमण करेगा, ठीक है। मतलब सूर्य के चारों इस प्रकार से वो चक्कर लगाएगा। इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केपलर का द्वितीय नियम। ये हो गया पहला नियम। उसके बाद है केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का जो द्वितीय नियम है, इस नियम के अनुसार, केपलर का जो द्वितीय नियम है, इस नियम के अनुसार क्या है, किसी भी ग्रह को जो सूर्य से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, सूर्य को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा किसी भी ग्रह के लिए, वो जो है समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, ठीक है। जो सूर्य को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है, ये जो है मान लेते हैं इस प्रकार से मिला रहे हैं, तो ये काल्पनिक रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। इसे जो है क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में, इसको मैं एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ स्पष्ट रूप से। चलिए, तो हम जो है ग्रहों की गति संबंधित केपलर का जो द्वितीय नियम है उसको समझ लेते हैं। इस नियम में क्या बोला गया है, सूर्य को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो कोई भी ग्रह, मान लेते कोई भी ग्रह जो है बिंदु ए पे था, ठीक है, और उसकी दूसरा बिंदु है, इस पर बिंदु बी है, ठीक है। अब वो कुछ समय पश्चात, मान लेते डेल्टा समय पश्चात वो कहाँ पे पहुंच गए, सी डी में पहुंच गए, ठीक है। उसके लिए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लगा समय और सी से लेकर टी तक जाने में लगा समय बराबर रहता है। तो ये जो क्षेत्रफल यहाँ पे रेखा के, इसको नहीं लेना है, इसके द्वारा जो घेरा गया जो एरिया जो रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा, वो आपस में बराबर होते हैं। और काल्पनिक रेखा मतलब सूर्य के जो चारों जब वो परिक्रमा करता है, तो सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होगा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके बराबर होगा। ये जो है द्वितीय नियम का कथन है, ठीक है। अर्थात जब क्षेत्रफल एस ए बी और क्षेत्रफल एस सी डी को मापा जाता है तो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, ए से बी तक चलने में जो लगा समय जो होगा सी से डी तक चलने में लगा समय के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका एक और निष्कर्ष है कि जब सूर्य जो होता है किसी ग्रह के नजदीक होता है, तो ग्रह की जो कक्षीय चाल जो होता है, ठीक है, या रेखीय चाल जो बोलेंगे, इस रेखा के अनुदिश या कक्षीय चाल, इस कक्षा के अनुदिश जो कक्षीय चाल अधिकतम, और जब सूर्य जो है ग्रह से दूर होता है तो उसकी कक्षीय चाल जो होता है न्यूनतम होता है, ठीक है। अब है आखिरी और तीसरा जो है तृतीय नियम। तो केपलर ने तृतीय नियम में बताया था कि जब कोई भी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करेगा, तो परिभ्रमण के लिए हम क्या लिखते हैं, परिभ्रमण मतलब टाइम, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में लगा जो समय जो है परिभ्रमण भ्रमण करते हैं, जैसे कि हम मंदिरों में जाते हैं तो एक चक्कर पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब ग्रह जो सूर्य का चक्कर एक पूरा करेगा तो हम परिभ्रमण बोलेंगे। तो परिभ्रमण का जो मान होता है उसका वर्ग जो है वो किसके समानुपाती होता है, सूर्य के माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब जो सूर्य के सापेक्ष जो ग्रह की जो दूरी है माध्य दूरी, ठीक है, माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती, कौन, परिभ्रमण काल का वर्ग जो है सूर्य के माध्य दूरी से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बोलता है तीसरा नियम, ठीक है। ये जो है तीसरा नियम ऐसा बोल रहा है, आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं परिभ्रमण काल के संबंधित। तो ये था परिभ्रमण काल के लिए अर्थात तीसरा नियम। तो टी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के आर की घात 3, जहाँ के जो है एक अनुपातिक नियतांक, ठीक है। के को हम क्या बोलते हैं, एक अनुपातिक नियतांक, जहाँ के एक अनुपातिक
नियतांक है, ठीक है, जहाँ के जो है एक अनुपातिक नियतांक है। ये हो गया, ये थी केपलर के नियम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं केपलर के जो द्वितीय और तृतीय नियम है, ठीक है। प्रथम नियम तो क्या था, केवल कक्षा का नियम जो परिभ्रमण करते हैं उसके बारे में बताता है, लेकिन दूसरा जो नियम है क्षेत्रफल का नियम जो समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, इसका एक व्यंजक है, ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। और केपलर का तृतीय नियम t का वर्ग जो होगा r⁻³ के बराबर होता है, इसके गणितीय व्याख्या जो है हम बाद में करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है हम कुछ अन्य नियम देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, या फिर जो सर आइजैक न्यूटन जी के द्वारा दिया गया क्या था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसकी स्थापना कर लेते हैं। ये नियम आप छोटी क्लासों जैसे कि क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसी से संबंधित ये इसका शुरुआत है, उसके बाद आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो टॉपिक है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यह बोलता है कि विश्व में जो प्रत्येक पिंड है, या विश्व क्या पूरा अंतरिक्ष की अगर बात करेंगे, दो पिंड जो है या दो वस्तुएं जो है, चाहे ह्यूमन ही क्यों ना, मतलब जो भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान निहित होता है, एक दूसरे को एक निश्चित बल से आकर्षण करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। किसी का बल ज्यादा हो सकता है, किसी का कम, तो ये जो है आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल का मान दो चीजों पर निर्भर करते हैं। दो पिंड अगर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पे निर्भर करते हैं। तो इसके बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया। मान लेते हैं कि दो पिंड हैं, ठीक है, एक का द्रव्यमान है m1 और दूसरे का m2, दोनों के बीच की दूरी r है, ठीक है। तो इनके दो कथन है। पहला कथन है जो लगने वाला जो बल होता है वो जो है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होते हैं। m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड थे, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगा रहे हैं, तो उनका जो द्रव्यमानों का गुणनफल लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होगा। तथा दूसरा जो है दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात बीच का दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है दूसरा कथन, ठीक है। अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m1 m2 बटे r का स्क्वायर, या फिर F बराबर क्या हो जाएगा, एक नियतांक, समानुपातिक चिन्ह हटाने में नियतांक लगेगा g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जहाँ g जो है एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही जी को जो कैपिटल जी है इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नियम था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो इस नियतांक को निकालने के लिए बना है, ठीक है। अब मान लेते हैं आगे प्रश्न, इसको देते हैं समीकरण 1। मान लेते हैं कि जो m1 और m2 इस दोनों बराबर हैं, और मान लेते हैं 1 किलोग्राम है, ठीक है, और r का मान भी 1 मीटर है। तो जो लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा, g, ठीक है, 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, मतलब F बराबर g, ठीक है। मतलब लगने वाला बल जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। ये कब होगा, जब इसको कैसे परिभाषित करेंगे, जब जो है एकांक द्रव्यमान के दो पिंड हो सकते हैं किलोग्राम के हैं, एकांक दूरी पर अर्थात 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो एक दूसरे पे जो बल लगाएंगे वही बल वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के मान के बराबर होगा, ठीक है। इसे ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। अब हमें जी का मान निकालना है। जी का मान के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में क्या होगा, जी का मान निकालना है, तो जी बराबर कितना हो जाएगा, एफ आर के स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ठीक है। समीकरण 1 में जी को रख लेंगे, आर का पक्षांतर करेंगे और m1 m2 बटे में आ जाएगा, तो जी बराबर एफ आर का स्क्वायर m1 अपॉन m2, ठीक है। ये हो जाएगा जी का मान। जी का मात्रक निकाल लेते हैं,
जी का मात्रक। तो जी का मात्रक होता है, इसके लिए क्या करेंगे, एफ का मात्रक, आर का मात्रक और m1 और m2 का मात्रक। तो इसको मैं सीधा डायरेक्ट लिख लेता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का वर्ग। ये है इसका मात्रक तथा इसका मान भी लिख लेते हैं। जी का जो मान होता है आपको याद रखना रहेगा हमेशा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रश्न इसमें काम आएगा 6.67 में 10 की घात -11। ठीक है, ये है जी का मान, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। ये है, देखिए दो पिंडे जो है एक दूसरे को एक निश्चित बल से आकर्षण करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मान कितना है, देखो गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ पे F1 g के बराबर होगा, जब अगर एकांक रहेगा तो 10 की घात -11, मतलब इसका मान जो काफी कम होता है, इसलिए अनुभव नहीं होता। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, बड़ा बड़ा पिंड रहेगा और अंतरिक्ष में रहेंगे पृथ्वी के बाहर, तब वो उसका अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसको समझ लीजिए। चलिए अब हम आगे बात करेंगे केपलर का द्वितीय नियम की उत्पत्ति, ठीक है। पहले तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को नियम को समझ गए, उसके बाद हम केपलर के नियम में आ जाते हैं, क्योंकि केपलर का जो तृतीय नियम जो है उसमें जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोग करेंगे, इसलिए उसको बता दिया, ठीक है। अब जो है केपलर के द्वितीय नियम में क्या था कि उसके द्वारा समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। मान लेते हैं कि एक ग्रह जो सूर्य के सापेक्ष बिंदु ए पे था, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में उसको तय करने में जो लगा समय मान लेते हैं डेल्टी समय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए से बी तक जाएगा, तो सूर्य के सापेक्ष जो उसके द्वारा तय किया गया जो दूरी क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, एक त्रिभुज की भांति दिख रहा है ये, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज बन रहे हैं, तो त्रिभुज एस ए बी के बराबर होगा। एस ए बी किसके बराबर है, ग्रह के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब जो है तो इसके द्वारा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है, क्योंकि केपलर का द्वितीय नियम यही बोलता है, उसका कथन है। तो मान लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, भाग का क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित क्या होता है ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे 1/2 आधार क्या है, आर के बराबर है, ठीक है। आधार मतलब ये वाली हिस्सा, ठीक है। ऊंचाई क्या होगा, ए बी, ए और बी, ये वाले जो हिस्सा जो होगा ऊंचाई कहलाएगा। इसको अगर हम अलग से बनाना चाहें तो इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। ये एस ए और ये बी, ठीक है, ये होगा आधार और ये होगा इसका ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर है, ये ओके, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ए बी का मान कितने के बराबर होगा भाई, ए बी क्या है, दूरी है, ठीक है। ये क्या है, दूरी है। तो हम एक जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, वी है वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। या फिर दूरी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये दूरी होगा, ये वाली हिस्सा जो है क्या है, दूरी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वेग इनटू समय, ठीक है। ये हो गया। तो ये दूरी क्या है, यहाँ पे ए की दूरी है। मान लेते हैं जो भी ग्रह जो सूर्य के सापेक्ष चक्कर लगा रहा है उसका वेग क्या है, v है, और वो समयांतराल डेल्टी में बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो जो ए बी की जो दूरी होगा वो क्या होगा, v मल्टीप्लाई डेल्टी, ठीक है। इस मान को यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे रख लेते हैं भाई, इसका मान हो जाएगा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग के जो क्षेत्रफल है उसको हम मान लेते हैं डेल ए, ठीक है, एरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 वेक्टर आर वेक्टर बी और डेल टी। यहाँ तक का क्लियर हो गया, देख लो, इसको समझ लो कैसे किए हैं। केवल जो है वेग जो है दूरी बटा समय या दूरी बराबर वेग इनटू समय, ऐसे करके जो है इस मान को हम रख लेंगे और ए बी का मान रख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए
यहाँ से हम लिखते हैं, हम P बराबर जानते हैं, वी हैव P बराबर क्या जानते हैं, m इंटू वी। ठीक है, ये क्या है, जहाँ P क्या है, संवेग। ठीक है, जो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उसका संवेग है। ठीक है, या फिर हम यहाँ से इस समीकरण से, ठीक, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम v का मान निकालते हैं, v बराबर कितना हो जाएगा, p बटा m, m को पक्षांतर कर देंगे तो v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p बटा m। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। v का मान जो है हम यहाँ पे इस मान को रख देंगे तो 1/2 r, v की जगह कितना रखेंगे, p बटा m और डेल t। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2m। ठीक है, और इसको क्या लिख देता हूँ, p क्रॉस r इंटू डेल t। यहाँ तक क्लियर हो गया, p और r को मैंने एक साथ रख लिया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम क्या जानते हैं, p बराबर हम क्या जानते हैं, कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग बराबर हम क्या जानते हैं भाई, कोणीय संवेग L बराबर होता है रेखीय संवेग और जिस अक्ष के सापेक्ष को घूर्णी गति कर रहा है उसकी लंबवत दूरी का गुणनफल क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। ठीक है, तो इस मान को यहाँ पे हम रख देते हैं, डेल A बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 वेक्टर L इंटू डेल T। ठीक है, डेल T का पक्षांतर इधर कर देंगे तो डेल A बटा डेल T बराबर में कितना हो जाएगा, 1/2 वेक्टर L। यहाँ से क्लियर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2m। ठीक है, ये हो गया 2m इंटू वेक्टर L। गुरुत्वीय बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, अतः किसी केंद्रीय बल के लिए L का मान क्या होता है, नियत होता है। जब मतलब कोणीय संवेग कब तक नियत रहेगा, जब तक उसमें हम बाहरी बल नहीं लगा देते, तो L का मान नियत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते आगे, यहाँ पे लिखेंगे गुरुत्वीय बल जो होता है नियत होता है। ठीक है, अतः जो L जो है इसका मान क्या होता है, नियत या फिर नियतांक। ठीक है, एक नियतांक, ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, अगर L का मान नियत है तो पूरा उस L के साथ जुड़ा हुआ पद नियत हो जाएगा, अर्थात डेल A अपॉन डेल T बराबर क्या हो जाएगा, एक नियतांक। तो इस मान से क्या स्पष्ट हो रहा है, डेल A अपॉन डेल T किसको बता रहे हैं भाई, डेल A अपॉन डेल T बता रहा है कि उस समय के सापेक्ष जो क्षेत्रफल है, मतलब जो तय किया गया जो क्षेत्रफल है समय के सापेक्ष, वो नियत है। इस प्रकार से केपलर की जो द्वितीय नियम का गणितीय रूप से हम व्याख्या कर सकते हैं या फिर सत्यापन कर सकते हैं कि एक निश्चित समयांतराल में किसी ग्रह के द्वारा कक्षीय चाल क्या होता है, नियत होता है, या तय किया गया क्षेत्रफल नियत होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला नियम है केपलर का तृतीय नियम। इसकी गणितीय व्याख्या कर लेते हैं या इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो केपलर का तृतीय नियम क्या था, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि किसी ग्रह का जो परिभ्रमण काल का वर्ग जो होगा सूर्य के सापेक्ष उसकी मात्र दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी का स्क्वायर जो होगा वो जो होगा r की घात 3 के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये प्रश्न था। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई जो ग्रह जो है सूर्य के सापेक्ष ये बड़ा सा सन है और एक ग्रह जो है छोटा सा ग्रह जो है इस कक्षा पे जिसका स्मॉल द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान कैपिटल है। ठीक है, इसके सापेक्ष जो वृत्ति गति कर रहा है, एक सन के सापेक्ष वृत्ति गति कर रहा है, तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल F का मान है किसके किसके बराबर होता है, F बराबर होता है Gm स्मॉल m बटे r का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया r, ये जो दूरी है तो मतलब कक्षीय दूरी जो है सूर्य के सापेक्ष जो भी पिंड या ग्रह गति करे उसकी कक्षीय दूरी मान लेते हैं, तो इसके बराबर होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। अभी हमने जस्ट देखा था जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय गति या करता है या फिर दीर्घवृत्तीय पथ में गति करता है, तब क्या होता है, उस पे केंद्र की ओर एक बल का अनुभव होता है, या जिस पिंड के सापेक्ष या जिस अक्ष के सापेक्ष गति करते हैं तो केंद्र की ओर बल लगता है, उसे हम कौन सा बल बोलते हैं, अभी केंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी
इस जो पिंड जो है या ग्रह सूर्य के चारों ओर गति कर रहा है तो उसके लिए उसका एक अभिकेंद्री बल मिलेगा। तो अभिकेंद्री बल हो जाएगा या फिर अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल F का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन में r। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया, mv² अपॉन r। देखिए अब ये जो दोनों बल बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे भाई, क्योंकि जब ये वृत्तीय गति करते हैं या दीर्घवृत्तीय गति करते हैं तो उसके केंद्र की लगने वाला बल अभिकेंद्री बल और दो पिंडों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल जो होगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बराबर होंगे। तो इन दोनों मानों को हम रख लेते हैं, आपस में बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा mv² अपॉन r बराबर में Gm अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल m किसका द्रव्यमान, उस छोटे से पिंड का द्रव्यमान है, जबकि कैपिटल M जो है वो सूर्य का द्रव्यमान है, बड़ी पिंड का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल m कट गया, r कट गया, v का वर्ग बराबर हमें कितना मिलेगा, Gm बटे स्मॉल r। इसको हम समीकरण देते हैं 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं v क्या होता है, ओमेगा r, मतलब रेखीय वेग का मान जो होता है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v का वर्ग जो होगा Gm अपन r के बराबर होगा। अब हम जानते हैं रेखीय वेग का मान होता है कोणीय वेग और घूर्णन अक्ष से जो दूरी है त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तथा हम साथ ही साथ जानते हैं ओमेगा का मान जो होता है क्या होता है 2π/t। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π/t, मतलब कोणीय वेग का मान क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या है, कोणीय वेग के लिए 2π है और समय t है, आवर्तकाल। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह हमें 2π/t × r, ये हो गया। v का मान हम इतना जानते हैं। ठीक है, अब इस मान को जो है हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ठीक है, v का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2πr/t पूरे का वर्ग बराबर में Gm/r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको समझ लीजिए। अब जो है इसका वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4π² r² अपॉन में t² बराबर में Gm/r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिज्या गुणा कर देते हैं। ठीक है, त्रिज्या गुणा में क्या क्या होगा, 4π² r² का गुण r से और Gm × t का स्क्वायर। ठीक है, यह t का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 4π² r³ अपॉन में Gm का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो t का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4π² r³ और Gm मान लेते हैं 4π² अपॉन Gm, इसको हम एक नियतांक k मान लेते हैं। ठीक है, तो t का वर्ग कितना हो जाएगा, k r³ या फिर t का वर्ग जो होगा r³ के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, यहाँ पे k क्यों माने हैं, एक नियतांक। इसका रीजन है क्योंकि जो 4π का मान तो नियत होता है, g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान भी नियत होगा, सूर्य का द्रव्यमान नियत होता है, ये बदलते नहीं, इसलिए इसके जगह एक नियतांक मान लेते हैं कि। तो इस प्रकार से हम जो केपलर का जो तीसरा नियम है, t का वर्ग जो है प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, इसको हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसको समझ लीजिए।